जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। टीम शिक्षा चैनल में आपका दोस्त आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, कोरोना पे एक छोटा सा अपडेट है। कोरोना केसेस इंडिया में 17,70,400 के नियर अबाउट हो चुके हैं। कोरोना से डेथ अब तक इंडिया में 37,600 लोगों की डेथ हो गई है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत दुखी बात है कि इतने लोगों की डेथ हो गई है। कोरोना से पूरा विश्व ही परेशान है। अभी अपडेट तो आ रही है कि जैसे अमेरिका ने वैक्सीन का 3rd ट्रायल शुरू हो गया है, रशिया ने 3rd ट्रायल कंप्लीट होने का दावा किया है, लेकिन जब तक मेडिसिन पूरी तरीके से WHO का वो ना हो जाए, सर्टिफिकेशन ना हो जाए, तब तक नहीं हो सकता है। कोई मेडिसिन आप सिक्योर कर सकती है कि मेडिसिन बन गई है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपने हाथों को 20 सेकेंड तक धोएं, और जब भी बाहर से आएँ तो अपने आप को सैनिटाइज हमेशा करें। और कोई भी अगर आपको लक्षण दिखता है आपको अपने अंदर, तो आप घबराएं ना, आप सीधे डॉक्टर को कंसल्ट करें और टीम को बुलाएं, ताकि आप अपने आपको जो बाकी जो आपके घर के सदस्य हैं उनको आप कोरोना पेशेंट होने से आप बचा सकें। चलिए, देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, मेघालय राज्य की राजधानी का नाम बताइए। मेघालय राज्य जो है, पहले आपका तो ये मेघालय जो है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में मेघालय की जो राजधानी है उसका नाम शिलोंग है। मेघालय के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम कॉनराड संगा है। मेघालय के जो वर्तमान में जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनका नाम तथागत रॉय है। मेघालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम विश्वनाथन सोमदार है। ये मेघालय के ऊपर एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए। फ्रेंड्स, कल हमारे चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स आया था। जिन लोगों ने ना देखा हो पूरा जुलाई का करंट अफेयर्स, वो पूरा सीरीज़ है हम लोग का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अब एग्ज़ाम जो भी जैसे RRB का होने वाला, NTPC का सुनने वाला एग्ज़ाम होगा, तो जब तक कोविड का सिचुएशन चल रहा है तब तक तो नहीं कह सकते, लेकिन अपडेट यही है कि रेलवे का कहना है कि पेपर लेगी वो अब। तो उस पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी उसमें मिलेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप वहाँ पे चेकआउट करें। आपको अच्छा लगे तो आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपको इतना ना हो। अब मैंने और अगर डिटेल में भी समझना हो तो मैंने पूरे वीकडेज में पूरा एकदम डिटेल से पढ़ाया है, जैसे मैं रेगुलर आपको पढ़ाता हूँ। चलिए, आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में कितने तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है ए, 16 अगस्त। बिहार सरकार में जैसे कोरोना के केसेस बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर जो बिहार सरकार है उन्होंने 16 अगस्त तक लॉकडाउन कर दिए। पहले ही जो लॉकडाउन था वो 31 जुलाई तक रखा गया था। 16 अगस्त, उसमें कुछ रियायतें भी दी गई। लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य सभा पर रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। बता दें कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का घोषणा किया गया है। जैसे एसेंशियल चीज़ें जो होंगी आपकी मेडिकल से रिलेटेड या गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होंगे वो खुले रहेंगे। बाकी आपके जो मंदिर हैं ये सब जो हैं, स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। The lockdown in Bihar has been extended till 16th August. Along with this, some concessions have been also given. During the lockdown, the ban on social, political, sports, entertainment, educational, cultural, religion work, gathering in Bihar will continue as before. Let us that the several states including Maharashtra, West Bengal have announced to increase the lockdown in the view of rising corona cases. महाराष्ट्र ने भी कोरोना केस को देखते हुए 15 अगस्त तक का लॉकडाउन कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कर दिया है, क्योंकि केसेस वहाँ पे भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बिहार की बात हो रही है तो बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। बिहार जो बिहार है, पटना जो है उसको पहले पाटलिपुत्रा कहा जाता था। मगध साम्राज्य ये सब जो था ये सब यहीं पे था बिहार के उसमें, जिसको आज हम लोग बिहार राज्य बोलते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके नीतीश कुमार हैं, ये देखिए। और बिहार के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं,
फुंगू चौहान है, ये देखिए ये हैं उनकी फ़ोटो, ताकि आपको इमेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से उनको याद हो जाए। और बिहार के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनका नाम संजय कैरोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? इसका सही जवाब है सी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निजी सचिव है, प्राइवेट सेक्रेटरी जो है, उनको एच सतीश चंद्रा को शाह को बनाया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो हैं प्रधानमंत्री के निजी सचिव के उसमें नियुक्त हुए। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव रह चुके हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो हैं एक आईएएस ऑफिसर है, 2010 बैच के, वो गुजरात कैडर के हैं। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। अच्छा, राजीव टोपनो जो थे ये भी गुजरात कैडर के ही आईएएस ऑफिसर थे। मूल रूप से राजीव टोपनो झारखंड के रहने वाले थे। इनका ये भी पहले प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे। जो राजीव टोपनो है ये जो है निजी सचिव बने थे प्रधानमंत्री के 2012 से, जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अब राजीव टोपनो जो है इनका जो स्थानांतरण यूएन में हो गया, वो यूएन में भारत की तरफ से भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। इसलिए अब उनकी जगह पे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को वहाँ पे नियुक्त किया गया है। वन एवं जल पर्यावरण मंत्रालय के प्रकाश जावड़ेकर के भी निजी सचिव के तौर पर ही कार्यरत रह चुके हैं। Hardik Satish Chandra Shah has been appointed as the personal secretary to the Prime Minister Narendra Modi. He had previously been Deputy Secretary of the Prime Minister Office. Hardik Satish Chandra Shah has been IAS officer, has been a Gujarat 2010 batch cadre. He will replace the Rajiv Topno prior to being the sent to the PMO, working as the personal secretary of the Environment, Forest, Climate Change Minister Prakash Javadekar. प्रकाश जावड़ेकर के पहले निजी सचिव रह चुके हैं। देखिए अब इनकी बात हो रही है हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी की। इनकी ये फ़ोटो देख ले ताकि आपको इमेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अब यहाँ पे बात गुजरात की हुई है, तो दोनों ही ऑफिसर जो थे गुजरात कैडर के थे। तो अब पहले गुजरात की राजधानी के बारे में आपको बता, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री उनका नाम विजय रूपाणी है। गुजरात के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम आचार्य देवव्रत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? Which state has recently announced the opening of the religious place from 1st of September? इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थलों की खोलने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। गृह विभाग ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इसके लिए से अलग दिशा निर्देश जारी करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अभी से तैयारी करें। Rajasthan government has announced to opening the religious place in the state from 1st of September. In the view of coronavirus epidemic, the Home Department will issue the separate guideline for this. Chief Minister Ashok Gehlot has instructed that all the district magistrates should start the preparation for the opening of the religious place from now on, while ensuring the adherence of the social distance and the other rules. अब इसमें क्या बोला गया है कि जैसे राजस्थान की जो सरकार है उनका कहना है कि 1 सितंबर से बच्चों 1 सितंबर से वो सभी रिलीजियस प्लेस, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, ये सब को खोल देंगे। तो उसके लिए होम सेक्रेटरी जो हैं राजस्थान सरकार के, वो एक अलग से गाइडलाइन पास करेंगे। लेकिन जब 1 सितंबर से खुलना है तो उसकी तैयारी जो जितने भी ज़िले हैं राजस्थान के, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी से तैयारी कर ले, ताकि 1 सितंबर आते आते मंदिरों को या मस्जिद को, चर्च को, गुरुद्वारों को खोला जा सके।
राजस्थान सरकार की बात हो रही है तो पहले आप राजस्थान देख लीजिए। ये भारत का मैप है, इसमें जो रेड वाला पोर्शन है ये राजस्थान है। देखिए आपको इससे लग रहा होगा कि राजस्थान जब इधर है तो राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ये देखिए राजस्थान, गुजरात, ये सब इंटर, पंजाब, हरियाणा, ये सब हरियाणा है, पंजाब, ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। गुजरात, जैसे अब राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। राजस्थान की जो नेबरिंग स्टेट है वो देखिए आपकी गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। अब यहाँ पे राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अशोक गहलोत हैं। ये देखिए अशोक गहलोत जी हैं। और राजस्थान के जो गवर्नर है राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। इस समय आप सुने होंगे बहुत ही राजस्थान का जो पॉलिटिकल कैरियर है इससे बहुत उफान पे है। सचिन पायलट जो वहाँ के डिप्टी सीएम थे उन्होंने अपने कुछ नेताओं को लेके अलग कर लिया है। उसकी वजह से विधानसभा वहाँ पे भंग हुई है। विधानसभा को लेके अशोक गहलोत ने गवर्नर हाउस का घेराव भी किया था। इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि ये 1 सितंबर से किसने आदेश दिया, किस राज्य सरकार ने, आपको इमेज के थ्रू और अच्छे से याद हो जाएगा। और हाँ, जो राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है उनका नाम इंद्रजीत मोहंती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? द दिल्ली गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिड्यूस द वैट रेट ऑन डीजल फ्रॉम 30% टू व्हाट परसेंट? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 16.75%। दिल्ली सरकार ने 16.75% का वैट रेट घटाने का बोला है। तो 30% घटाएगी तो अब इतना फीसदी घटेगा। अब जैसे मान लीजिए कि डीजल का रेट जो है दिल्ली में इस समय 85 रुपीज़ है, तो जब 16.75% जो वैट कटेगा, 30% रिड्यूस होगा, तो दिल्ली में जो डीजल का रेट होगा वो आपका 75 के आसपास आ जाएगा। देखिए मैं आपको उस समय 85 बता दिया था। देखिए अब यहाँ पे दिल्ली सरकार पहले 85 रेट था, उसके बाद कम हुआ रेट, तो उसके बाद 82 हुआ। तो अब जैसे 82 से घटा तो 73 रुपीज़ 64 पैसे वहाँ का डीजल का रेट हो जाएगा। दिल्ली सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है। अब जैसे 16.75% जो मैंने बताया, अब इसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कितना रुपए कम हो रहा है? 8 रुपीज़ 36 पैसे प्रति लीटर कम हो रहे हैं। The Delhi government had decided to reduce the VAT rate on the diesel from the 30% to reduce 16.75%. With this, price of diesel in the capital has become the cheaper at the 8.36 per liter. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said that after this reduction, the price of the Delhi will be reduced from 82 liter per liter to 73.64 लीटर। अब दिल्ली गवर्नमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो दिल्ली गवर्नमेंट, पहले तो दिल्ली की कैपिटल जो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली का कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उनका नाम अनिल बैजल है। दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम DN पटेल है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 30% वैट को कम किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक IS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितने वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ हाउ मैनी आइटम्स बाय द मार्च ऑफ 2021? इसका सही जवाब है 371 कैटेगरीज, 371 श्रेणियों के वस्तुओं को। भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों के वस्तुओं को शामिल करने का फैसला लिया है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, कागज, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं। इनमें अधिकांश आइटम जो भारत में अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई गई है। ये सभी बड़े पैमाने पर चीन से आयात होने वाले वस्तु। इस कदम पर विभिन्न
अमानक वस्तुओं पर के आयात पर अंकुश लगेगा। India has decided to compulsory include about the 371 categories of the item under the Indian standard system by the March 2021. These systems include the consumer electronics, toys, paper, glass, rubber, wood, heavy machinery, steel bar, and the steel tube. Most of these items that the India has planned to include under its quality restriction are largely imported from the China. This step will curb the import of the various non-standard goods. अब देखिए, मैं इसके बारे में आपको एक छोटा सा बता दूं। अभी जैसे भारत और चीन के बीच में ट्रेड वार भी चल रहा है और आर्मी डिफेंस का तो वो चल रहा है, जिस वजह से इंडिया ने पहले 59 ऐप्स को बंद किया, उसके बाद 47 ऐप्स को और बंद कर दिया। अभी और पे बात चल रही है। अभी चाइना की जो टीवीज़ आती थी उन पे भी बैन शुरुआत हो रहा है। और ये जितने भी सी पोर्ट हैं जहाँ पे चाइना के माल आते, चाइना के प्रोडक्ट्स आते हैं, वहाँ पे सब जगह ये हो गया है कि अब जहाँ मेड इन चाइना का अगर कोई आइटम है तो उसको वहाँ पे रोक के पूरी चेकिंग। पहले क्या था कि एक मशीन के थ्रू सबको पास करा दिया जाता था, तो अब क्या है, चाइना के जितने भी आइटम होंगे उन सबको वहाँ से दिखाना पड़ा। और अब गवर्नमेंट का ये रूल आ गया है कि 1 अगस्त से, अब जैसे मान ली, अब जो भी कंपनी, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बता दूं, चाहे अमेज़ॉन हुआ, चाहे फ्लिपकार्ट हुआ, तो इन सबों को अब जैसे मान ली कोई वो चीज़ सेल कर रहे हैं अपने उसमें ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो उस कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि वो जो सेल कर रहे हैं वो कहाँ का बना हुआ, मेड इन इंडिया है कि मेड इन चाइना है कि मेड इन यूएस है, कहाँ का बना, उसको पूरा उसमें वेरीफाई उनको दिखाना होगा। पहले क्या था कि ऐसे ही प्रोडक्ट मिल जाता था, लेकिन अब वहाँ पे दिखाना होगा। इसलिए अब जैसे ये सब आइटम, जैसे खिलौने, ये सब जो थे आपके चाइना से हम लोग मंगाते थे, तो अब चाइना से मंगाते तो इससे चाइना की इकॉनमी तो बढ़ती थी। अब देखिए फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो अब जैसे राखी जो है, हर बार चाइनीज़ राखी आती थी, लाइट लगी हुई, डोरेमोन की, ये सब बन के आती थी। लेकिन इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी राखी बनती है। हमारे जो कुशल कारीगर है बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लोग उनको वैल्यू नहीं देते, लेकिन अब अगर हम लोग वैल्यू दें तो हमारी ही इकॉनमी बढ़ेगी। जितना मेड इन इंडिया चीज़ें हम लोग लेंगे उतना अच्छा होगा। उसी तरह 371 जो चीज़ें, आइटम्स जो हैं, कैटेगरीज जो हैं, उनको बोला गया है कि अब वो भारत के बनेंगे और आईएसआई ट्रेडमार्क होगा, जिससे इंडिया में उनका गुणवत्ता के जांच भी हो सकते। ये वहाँ का लोगो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग के उप निर्देशक, जिसको डिप्टी डायरेक्टर बनाया है। हरियाणा गवर्नमेंट मेड द रेसलर बबीता फोगाट एंड हु वाज द डिप्टी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट डिपार्टमेंट। इसका सही जवाब आ जाएगा कविता दलाल। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी, कविता दलाल का एक और नाम कविता देवी है, उनको खेल एवं युवा मामले के उप सचिव निर्देशक नियुक्त किया। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तों के नियम 2018 के तहत उप निर्देशक खेल के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार दोनों को 1 महीने के अंदर विभाग से जुड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं, जिन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। Haryana government has appointed wrestler Babita Phogat and Kavita Devi as a deputy director in the Department of Sports and Youth Affairs. Both these wrestlers had applied to the state government for this post. He has been appointed, she has been appointed to the post of the deputy director under the Haryana Excellence Player Recruitment and the Condition of the Service Rules 2018. As per the order, both have to join the department within a month. International wrestler Babita Phogat is the daughter of famous wrestling coach Mahavir Phogat. She won a gold medal in Commonwealth Games in 2014. अब फ्रेंड्स, इसके बारे में बताऊँ, जैसे आप लोग सुनते होंगे खेल कोटा होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप देखते होंगे कि खेल कोटा रखा जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने जो उसके डिपार्टमेंट हैं खेल के, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के,
उसमें जो ये रेसलर हैं दो, कविता देवी और बबीता फोगाट को वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया है। इसमें इनको बोला गया है कि जैसे कि विद इन ए मंथ, जैसे आज उनको नियुक्त किया है तो उनकी लेटर निकला तो 1 महीने के अंदर उन लोग को ज्वाइन करना है। बबीता फोगाट के बारे में आपको बता दूं, वो 2014 की कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। कविता देवी भी वहाँ की रेसलर हैं, जिनको इन दोनों लोगों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें दोनों लोगों को डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट मिली है। जिसमें जैसे वहाँ पे जो उस डिपार्टमेंट ने जो डेप्यूटी डायरेक्टर मिला, उनको जो सेक्शन मिला, उस सेक्शन में मिला है कि आप खेलों को किस तरीके से और बढ़ाएं वहाँ के बच्चों को, ताकि वो खेल में और नाम कमा सके और वहाँ पे गोल्ड मेडल ये सब भारत के लिए और लाएं। चलिए हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की जॉइंट कैपिटल है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम रविशंकर झा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने हाल में ही मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मशीन को लॉन्च किया है? विच मिशन हैज नासा रिसेंटली लॉन्च टू द स्टडी ऑन मार्स? इसका सही जवाब होगा मार्स 2020। नासा ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा का अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रशिक्षित किया गया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार वाले रोवर, जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेज़र से युक्त है, हाल के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका तीसरा देश बना जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। तीनों ही उपग्रह फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। NASA has launched the largest and the most complex rover ever to analyze the Earth's rock for the first time to test the evidence of the antecedent life. Under this long-lasting, ambitious project, a car-shaped rover has been built, which is equipped with the camera, microphone, drill, and the laser. In the recent time, America has become the third country after China and United Arab Emirates (UAE) to launch its satellite to Mars. All three satellites will reach Mars in February and conduct their experiment. चलिए अब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल समझाता हूँ। नासा जो है, अभी जैसे आपने सुना, सबसे पहले यूएई ने नासा मिशन लॉन्च किया। अरब के देशों में सबसे बड़ा पहला देश बन गया यूएई, जो जापान के स्पेस सेंटर से उसने लॉन्च किया। उसके बाद चाइना ने लॉन्च किया। चाइना जो लॉन्च किया उसने भी अपने स्पेस सेंटर से लॉन्च। अब अमेरिका ने भेज दिया सैटेलाइट। अमेरिका का जो ये गया है नासा पे, अरे मंगल ग्रह पे, इसमें ये कहा गया, इसमें पहले तो रोवर गए हैं। और इस रोवर की सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए पहले इस रोवर को ऐसा बनाया गया है जैसे हम लोग कार चलाते हैं, तो कार में देखिए पहिए लगे होते हैं, तो पहिए जो रहते हैं कहीं भी जाएंगे, तो वैसे वो यहाँ पे बनाए। आज तक कोई इस तरीके का रोवर बना के नहीं भेजा है मंगल ग्रह पे। ये नासा का सबसे महंगा और सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन अब तक का माना जा रहा है। अब इसमें देखिए कार भी बना है, ये देखिए आगे एक ड्रिल करने के लिए बना गया, और ये कहा गया है कि जब ये आएगा वापस तो मंगल ग्रह का एक पत्थर लेके आएगा ताकि उसको पृथ्वी पे जांच किया जा सके अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए कैमरे लगे हुए हैं, माइक्रोफोन लगे हुए हैं, कुछ भी होगा वहाँ से देख सकते हैं। अब इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए रोवर क्या टेक्निक बनाया गया। इसको सबसे पहले जब आएगा तो इसको पैराशूट लैंडिंग कराई जाएगी। अब तक क्या होता था कि पैराशूट जो है वो आता था, उसके पास आके धीरे धीरे वो रिलीज हो। अब क्या होगा कि पैराशूट जो है वो पूरा डाउन तक आएगा और यहाँ पे गिरेगा। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे पहाड़ है, तो अब यहाँ अगर पैराशूट अगर लैंड किया, तो रोवर लैंड किया, तो वो गिरने का या पलटने का डर रहेगा। तो इसमें इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है जिससे वो अपने ही आप एक डायरेक्ट बना लेगा, जहाँ पे प्लेन होगा वहाँ पे आके ये लैंड कर लेगा। अब इस मिशन में सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए पहले नासा, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो नासा वर्ल्ड का पहला ऐसा एजेंसी बन जाएगा जिसने पृथ्वी के बाहर हेलीकॉप्टर उड़ाया। ये जो देखिए मशीन, जो रोवर है,
इसके एक साथ एक मशीन भेजी जा रही है जो हेलीकॉप्टर की तरह रहेगा, जिसमें यहाँ पे कैमरे लगे हुए हेलीकॉप्टर की तरह 10 फीट की ऊंचाई पे वहाँ पे उड़ेगा करके, ताकि वहाँ पे देख सके कि क्या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पे क्या है अच्छे। क्योंकि देखिए रोवर जो है, ये देखिए पहले ये रोवर आपको मैं ये देखिए, ये रोवर जो है, ये रोवर अगर जाएगा तो एक बराबर इक्वल में होते हुए चला जाएगा, लेकिन अब उसको अगर हेलीकॉप्टर की मदद से, हेलीकॉप्टर जल्दी जाके उधर जाके देख लिया कि वहाँ पे कुछ है, उसको मिल रहा है, तो वहाँ पे जो इसमें भी देखिए अब यहाँ पे ये चारों तरफ स्टैंड लगाएंगे, स्टैंड में क्या है, इस टेक्निक लगाएगी, अगर इसको कुछ मिला तो यहाँ पे ये देखिए जो ब्लॉकेज, ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप से ये सेट करेगा और सीधे यहाँ पे एक बैग बना हुआ है, इस बैग में आके पड़ जाएगा। उसके बाद कैमरे से वहाँ पे नासा एजेंसी में देखा जाएगा ये है क्या। तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो वर्ल्ड का पहला एजेंसी बन जाएगा और नासा कि उसने मंगल पे या पृथ्वी के बाहर कहीं भी हेलीकॉप्टर उड़ाया। देखिए ये उसका मशीन है, जिस तरीके से उसने अपना फिगर बनाया है कि ये रोवर इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे ड्रिल करेगा, यहाँ कैमरा वैमरा सब है, यहाँ पे माइक्रोफोन। तो ये भी एक पहला एक कार की तरह रोवर बनाने वाला नासा पहला ऐसा एजेंसी बना। ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। और नासा का ये कि जैसे ये पत्थर दिख रहे हैं, इस पत्थर को नासा पृथ्वी पे लाएगा ताकि यहाँ पे भी अच्छे से जांच की जा सके। अब तीनों जो मिशंस हुए हैं, तीनों मिशन की खासियत क्या है कि तीनों मिशन जो है फरवरी में मंगल पे पहुंचेंगे, मतलब 2021 के फरवरी में। अब अगर तीनों मिशन सक्सेसफुल हो गए, देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन है कि, तो उसमें देखा जाता है क्या होगा। ये एक बहुत ही अच्छा पहल है नासा का। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल में ही सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? Which Indian origin politician has recently been named the leader of opposition for the first time in the history of Singapore? इसका सही जवाब है बी, प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती हैं, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। Pritam Singh Worker Party won 10 parliamentary seats out of the total of the 93 seats in the General Election Assembly on July 10, making his party the largest opposition party in the Parliament of Singapore. It is noteworthy that the leader of the opposition has never formally nominated in the Singapore history, thus the beginning of a new chapter in the Singapore parliamentary system with Pritam Singh. अब देखिए अभी तक सिंगापुर में कभी भी ऑपोजिशन के लीडर का नामांकन नहीं किया था, नामित नहीं किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ होता है कि विपक्ष के नेता में और पक्ष के नेता कौन, सबको नामित किया जाता है, विपक्ष का जो नेता प्रवक्ता जो होगा वो भी नामित, लेकिन अब तक सिंगापुर में नहीं होता था। लेकिन अब पहली बार ये शुरू किया गया और ये हमेशा पूछा जाएगा कि किसके समय शुरू हुआ, प्रीतम सिंह के समय में शुरू हुआ। वो कितनी सीट जीते थे, फिर 10 सीट जीते थे, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने हाल में ही किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? Which young Indian activist has recently been nominated by the UN chief for the new advisory group? इसका सही जवाब है ए, अर्चना सोरेन को। अर्चना सोरेन को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है, द न्यू एडवाइजरी ग्रुप बाय द यूएन चीफ। भारत की जलवायु कार्यकर्ता ओडिशा की अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया। अर्चना सोरेन विश्व की उन 6 अन्य जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतेरेस के जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेन वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी हैं। वो जातीय समाधियों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक आचार व्यवहार की कलमबंद करने और संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रही हैं। इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेन of the Odisha
has been nominated by the UN Secretary General Antonio Guterres to the new advisory group. Archana Soreng will join 6 other young climate leaders of the world who has been nominated by Guterres to the Young Advisory Group on the Climate Change. Archana Soreng is experienced in the advocacy and research in working to the strength, preserve and promote the traditional knowledge and the cultural ethics of the ethnic कम्युनिटीज़। अर्चना सोरेन जो है वो पहले तो उड़ीसा की हैं। उनको यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस ने अपने नए एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया। जो जलवायु परिवर्तन पे जो समूह बनाया गया उस पर उनको शामिल किया गया है। अब मैं आपको यूएन बता दूं, यूएन की शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में बनाया गया है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। करंट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही किस मशहूर राजनीतिज्ञ निधन हो गया है? विच पॉलिटिशियन डाइड रिसेंटली? इसका सही जवाब है अमर सिंह। अमर सिंह जी का हाल में ही सिंगापुर में निधन हो गया है। अमर सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के एक भारतीय राजनीतिक थे जो समाजवादी पार्टी के नेताओं में से एक थे। वो समाजवादी पार्टी के महासचिव थे और भारतीय संसद के ऊपरी सदन में राज्यसभा के सदस्य भी थे। अच्छा, अमर सिंह की जन्म जो हुई थी वो 27 जनवरी 1956 में हुई थी। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 2020 में हुई है जब वो 64 वर्ष की आयु के थे। Amar Singh was an Indian politician from the state of the Uttar Pradesh who was one of the leaders of the Samajwadi Party. He has the general secretary of the Samajwadi Party and was the member of the Rajya Sabha and the upper house of the Indian Parliament. Amar Singh was born on 27 January 1956. Amar Singh died on 1st August 2020 in the age of 64. अब अमर सिंह जी जो हैं वो 2011 से किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। उनका सिंगापुर में पिछले 4 महीने से इलाज चल रहा था। वो 4 से 6 महीने से सिंगापुर में ही हॉस्पिटलाइज थे। जिनका दुखद खबर है कि 1 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पहले मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार जो है वो एक यूनियन टेरिटरी। अब इसकी राजधानी क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।